हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अनिल मोहन का उपन्यास रफ्तार का पार्ट 13। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसे कब मारा गया? मैं तो 9 बजे गया था। नानकचंद ने उसे देखा। 10:30 बजे वापस आया तो इसे मरा देखा। देवराज चौहान की निगाह बंगले में घूमने लगी। वो जो कोई भी है अभी भी इसी बंगले में है। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। हाँ, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं सकते। बंगला बहुत बड़ा है। नानकचंद ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। वो टेम्पो मिला जिसमें नानकचंद ने कहना चाहा, खामोश रहो। नानकचंद ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हम जो बात करेंगे वो हत्यारा जरूर सुनेगा। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, और मैं नहीं चाहता कि वो ये जाने कि हम जो कर रहे हैं उसमें कहाँ तक पहुँचे। हरामजादा चाहता क्या है? नानकचंद गुर्राया। 4.5 अरब के हीरे चाहता है वो। देवराज चौहान की नज़रें अभी भी इधर उधर फिर रही थी। हम लोगों की हत्याएं करके हीरे पालेगा वो? देवराज चौहान की निगाह नानकचंद पर जा टिकी। वो जो भी है उसे बंगले में से ढूंढ निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो भी वक्त है वो इस बात में गंवाने का नहीं है। देवराज चौहान की निगाह पुनः बंगले में घूमने लगी। अगर यहाँ पर वक्त लगा दिया तो दूसरी तरफ से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। कौन सी दूसरी तरफ? नानकचंद के होठों से निकला। फिर बताऊंगा। नानकचंद नशे से भरी आंखों से उसे देखता रहा। बोला कुछ नहीं। जया कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। ऊपर ही होगी, अपने कमरे में। मैं तो उसे खाना दे आया था। नानकचंद पुनः खाने में व्यस्त हो गया। केसरिया और अब भटनागर का मारा जाना बहुत बुरा हुआ। एकाएक नानकचंद चौंका। देवराज चौहान? हाँ, वो छोरी। मैंने उसके कमरे में चाबी नहीं लगाई। दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। क्या? देवराज चौहान चौंका। फिर दूसरे ही पल तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। कुछ ही क्षणों में वो जया वाले बेडरूम के दरवाजे पर था। चाबी बाहर की तरफ फंसी हुई थी। देवराज चौहान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर झाँका। वो बेड पर पड़ी हुई थी। आंखें बंद थी उसकी। गहरी नींद में थी और सलामत थी। उठो, देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। आंखों में नींद भरी हुई थी। क्या हुआ? जया केटली उलझन में थी कि इस तरह से उसे नींद से क्यों उठाया गया। चलो, हम ये बंगला छोड़ रहे हैं। देवराज चौहान का लहजा काफ़ी हद तक सामान्य था। और तुम्हें भी पास रखने की अब ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहोगी छोड़ देंगे। सच? वो खिल उठी। जल्दी करो। जया केटली फुर्ती के साथ बेड से उतरी। बाथरूम जाकर मुंह पर छींटे मारे और बेड पर बिछी चादर से चेहरा साफ करके चलने को तैयार खड़ी देवराज चौहान को देखा। आओ। दोनों बाहर निकले। सीढ़ियों के पास पहुंचने पर चादर में लिपटी लाश देखी तो जया केटली घबरा उठी। चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। ये क्या? जया केटली के होठों से निकला। तुम्हें बताया था कि कोई हम लोगों की हत्याएं कर रहा है। देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। और वो जो कोई भी है बंगले में है, परंतु इतने बड़े बंगले में ढूंढ पाना उसे आसान काम नहीं है। तलाश करने के लिए हमारे पास आदमी कम है। जया केटली कुछ न कह सकी। दोनों नीचे पहुँचे तो भटनागर की विभत्स लाश देखकर वो चीख ही उठी। चुप रहो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। जया केटली ने सहम कर होठ बींच लिए। ये इसे भी उसी व्यक्ति ने मारा है?
कुछ पल बाद उसके होठों से कांपता स्वर निकला, हाँ। ओ छोरी, नशे में डूबे नानकचंद ने उसे घूरा। तू तो मुझे पैसे से भी फिट लगो हो। खाना पीना बंद करो और चलो यहाँ से। देवराज चौहान बोला, क्यों? हम ये जगह अभी छोड़ रहे हैं। क्यों? इस क्यों का मतलब बाद में मिल जाएगा। यहाँ से चलो। और ये छोरी, ये जहाँ कहेगी इसे उतार देंगे। नानकचंद कुछ नहीं बोला। सिर हिलाकर उसने टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाया और वहीं हाथ मुंह धोकर उठ खड़ा हुआ। वो ठीक ठाक नशे में था। तीनों बाहर निकले, कार में बैठे। कार बंगले से निकलकर सड़क पर आ गई। इस बीच नानकचंद ने कुछ पूछना चाहा कि देवराज चौहान ने उसे बाद में बात करने को कहा। तुम्हें कहाँ छोड़ें? देवराज चौहान ने जया केटली से पूछा। माँ, मुझे घर छोड़ दो। अपने घर का रास्ता बताती जाना, कार ड्राइव करते हुए देवराज चौहान ने कहा। 1 घंटे बाद जया केटली के कहने पर देवराज चौहान ने बहुत ही विशाल और खूबसूरत बंगले के सामने कार रोकी। फाटक पर ही 2 दरबान खड़े नजर आ रहे थे। यहाँ सामान्य रोशनी करने वाली लाइटें भी रोशन थी। ये है तुम्हारा घर? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, जाओ। जया केटली जल्दी से कार से बाहर निकली। ओ छोरी, जया केटली ने ठिठक कर कार के भीतर नानकचंद को देखा। अपने बापू को नानू की राम राम बोलियो। जया केटली ने सहमति से सिर हिला दिया। जाओ, देवराज चौहान ने कहा। जया केटली ने फौरन बंगले के फाटक की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो भीतर प्रवेश नहीं कर गई। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। नानकचंद ने नशे से भरी आंखों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, तुम्हारा शहरी हिसाब अपन को तो सूट नहीं करो। नानकचंद बोला। क्या मतलब? उस हरामजादे ने केसरिया को मारा। जगमोहन अभी तक ठीक हाल में नहीं आया। भटनागर की जान उसने ले ली और तुम उसे यूं ही छोड़ आए। ठीक नहीं किया। उस हरामजादे को जैसे भी हो बंगले में ढूंढकर टुकड़े टुकड़े करके ही वहाँ से बाहर निकलना चाहिए था। नानकचंद का स्वर खतरनाक हो उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया। खतरनाक मुस्कान थी वो कहीं नहीं जाने वाला। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा, मैं समझा नहीं। वो जो भी है, जो हत्याएं कर रहा है, हमारे वहाँ से आ जाने से वो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने वाला नहीं है। वो साय की तरह हमारे पीछे ही रहेगा। देवराज चौहान ने पक्के स्वर में कहा। नानकचंद ने फौरन पीछे नज़र मारी, परंतु ऐसा कोई वाहन नज़र नहीं आया जो उसे पीछे आता लगे। स्ट्रीट लाइट में चमकती काली सड़कें ही देखने को मिली। पीछे तो कोई भी गाड़ी नहीं है। मैं नहीं समझता, लेकिन वो हमें अपनी निगाहों के सामने ही रखेगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। आखिर अरबों के हीरो को पाने की कोशिश में है वो। नानकचंद गहरी सांस लेकर कह उठा, तुम्हारा शहरी हिसाब किताब केसरिया समझ लेता था। मेरी समझ से तो दूर है ये जमा घाटा। देवराज चौहान तेजी से कार दौड़ाए जा रहा था। टेम्पो का क्या हुआ रे? मालूम हुआ कुछ? एकाएक नानकचंद ने पूछा। है, लेकिन टेम्पो और टेम्पो वाला घर पर नहीं है, वहीं जा रहे हैं। टेम्पो की वापसी का इंतज़ार करना होगा। हीरे टेम्पो में है? नानकचंद का नशा कुछ कम होने लगा। हाँ, जगमोहन ने हीरो को टेम्पो में ही छुपाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरे टेम्पो वाले के साथ लग गए हों और वो उड़न छू हो गया हो? नानकचंद ने पूछा। कह नहीं सकता। देवराज चौहान का स्वर सपाट था।
नानकचंद अपनी सोचों की जोड़ तोड़ करने में लग गया। उन हीरो का बीमा कंपनी ने बीमा किया था। हीरे चोरी हो जाने की वजह से बीमा कंपनी को 4.5 अरब की रकम केटली को देनी पड़ेगी। रकम न देनी पड़े इसलिए बीमा कंपनी का जासूस रंजन तिवारी उन हीरो की तलाश कर रहा है और उसे मालूम हो चुका है कि हीरे टेम्पो में है। नानकचंद ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। बीमा वाले जासूस को कैसे मालूम हो गया कि हीरे टेम्पो में है? नानकचंद कह उठा, हीरे तो जगमोहन ने टेम्पो में रखे हैं और जगमोहन ने किसी को बताया नहीं। मैं नहीं जानता कि रंजन तिवारी को ये बात कैसे मालूम हुई। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं, ससुरे इस बीमा वाले जासूस को भी देख लेंगे। नानकचंद मूछ मरोड़ने लगा। किसी को देखना नहीं है, किसी की जान नहीं लेनी है। मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि ऐसे किसी आदमी से सतर्क रहना जिस पर तुम्हें किसी तरह का शक हो। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन उसे न छोड़ूंगा जिसने केसरिया को मारा। उसे बेशक खत्म कर सकते हो। नानकचंद के चेहरे पर वहशियाना भाव चमकने लगे। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने एक गली के बाहर सड़क के किनारे कार रोक दी। आधी रात का वक्त हो रहा था। सड़क पर कोई वाहन भी आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ क्या करना है? नानकचंद ने देवराज चौहान को देखा। इस गली में टेम्पो वाला कमरा किराए पर लेकर रहता है। उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सकता। वो जब भी हमें मिलेगा यहाँ अपने कमरे में मिलेगा। देवराज चौहान ने कहा, मतलब कि उसका इंतज़ार करना होगा। सड़क पर खड़े होकर नहीं, बल्कि उसके ही कमरे में इंतज़ार करेंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकला। सारा घर बंद है, वहाँ कोई नहीं रहता। एक कमरा टेम्पो वाले के पास है। ऐसे में कमरे में रहकर उसका इंतज़ार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। नानकचंद भी कार से बाहर आ गया। ठीक बात है, वहाँ लेटकर मैं अपनी पीठ भी सीधी कर लूँगा। देवराज चौहान ने आसपास अंधेरे में देखा। कहीं दूर से चौकीदार की सीटी और डंडा बजने की आवाज़ आ रही थी। आओ, देवराज चौहान ने कहा और दोनों आगे बढ़ गए। आधा मिनट भी नहीं बीता होगा कि सड़क के किनारे खड़ी कार की डिक्की आहिस्ता से खुली और उसमें से एक व्यक्ति निकला जिसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। उसने सावधानी से इधर उधर और गली में देखा। देवराज चौहान और नानकचंद भी अब नजर आने बंद हो चुके थे। उसने डिक्की बंद करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आवाज़ न गूंजे। उसके बाद वो दबे पांव एक तरफ अंधेरे में गुम होता चला गया। रंजन तिवारी को जब अमृतलाल अपने कमरे में नहीं मिला तो उसने मोबाइल फ़ोन करके प्रीतम वर्मा को भी वहां बुला लिया था। ये शाम की बात थी। अब क्या बंगले की निगरानी की जरूरत नहीं रही क्या? प्रीतम वर्मा ने वहां आते ही पूछा। नहीं, रंजन तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा। हमारी दिलचस्पी 4.5 अरब के हीरो में है कि वो मिल जाए और कंपनी को 4.5 अरब का भुगतान केटली ब्रदर्स को न देना पड़े। लेकिन हीरे हैं कहाँ? प्रीतम वर्मा के चेहरे पर उलझन उभरी। टेम्पो में जगमोहन ने हीरे टेम्पो में छिपा दिए थे। मैं कुछ नहीं समझा। रंजन तिवारी ने टेम्पो के बारे में सारी जानकारी प्रीतम वर्मा को दी। सुनकर प्रीतम वर्मा गंभीर हो उठा। तो ये खबर पक्की है कि हीरे टेम्पो में ही हैं? हाँ, पक्की है, रंजन तिवारी बोला। उसी टेम्पो के साथ पुलिस वालों ने जगमोहन को पकड़ा
तब उसके पास हीरे थे, परंतु किसी को भी हीरे नहीं मिले। उसके बाद जगमोहन पुलिस स्टेशन से फरार हुआ और काफ़ी घायल हो गया। किसी ने उसकी जान लेने की चेष्टा की। अब कहीं पर उसका इलाज चल रहा है। और उसके बाद देवराज चौहान उस टेम्पो को पाने के लिए भागदौड़ करने लगा, जबकि चोरी के उस टेम्पो की शक्ल देखने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़नी चाहिए। जरूरत पड़ी तो इसका मतलब जगमोहन ने उसे बताया होगा कि पुलिस के हाथ पड़ने से पहले 4.5 अरब के हीरो को उसने टेम्पो में छिपा दिया है और देवराज चौहान टेम्पो की छिपी जगह में से हीरे निकालने के लिए टेम्पो की तलाश कर रहा है। ओमवीर के द्वारा उसे गलत पता देकर मैंने कुछ वक्त के लिए उसे भटका दिया है, लेकिन फ़ायदा तभी है कि देवराज चौहान के यहाँ पहुँचने से पहले हमें टेम्पो मिल जाए, हम टेम्पो में से हीरे हासिल कर लें। प्रीतम वर्मा अब ठीक तरह से मामला समझ गया था और टेम्पो नहीं मिल रहा। प्रीतम वर्मा ने रंजन तिवारी के चेहरे पर निगाह मारी। नहीं, रंजन तिवारी ने गली की तरफ नज़र मारी जहाँ टेम्पो वाला अमृतलाल रहता है। उसके पड़ोसी से मालूम हुआ कि अमृतलाल सुबह ही टेम्पो लेकर निकल गया था और वो माल लाद कर टेम्पो को एक शहर से दूसरे शहर ले जाता रहता है। कभी 1-2 दिन शहर से बाहर रहता है तो कभी 5-7 दिन भी। ओह, हो सकता है वो टेम्पो में माल लाद कर शहर से बाहर चला गया हो या फिर शहर में ही हो। अगर वो शहर में है तो रात तक वापस अवश्य लौटेगा, रंजन तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा। और अगर शहर से बाहर निकल गया है तो हमें उसकी वापसी का इंतज़ार करना होगा, और यह इंतज़ार 2-4 दिन 5-7 दिन लंबा भी हो सकता है, प्रीतम वर्मा बोला। हाँ, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि अमृतलाल किन किन पार्टियों का माल टेम्पो पे लादता है, उसके कारोबारी संपर्क कहाँ कहाँ है। अगर मालूम होता तो उन लोगों से पूछताछ करके टेम्पो ढूंढने की कोशिश करते। हमसे पहले देवराज चौहान ने टेम्पो को पा लिया तो। रंजन तिवारी के दांत पिच गए। वर्मा, हमें पूरी कोशिश करनी है कि देवराज चौहान से पहले हम टेम्पो को हासिल कर ले, उसमें से हीरे पा ले। ये कैसे हो सकता है? क्यों? देवराज चौहान को टेम्पो तक पहुंचने में हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हो सकता है टेम्पो तक पहुंचने का उसने कोई रास्ता निकाल लिया हो। प्रीतम वर्मा होठ सिकोड़कर कह उठा। उसका काम करने का अपना ढंग है और हमारा अपना। मत भूलिए तिवारी साहब, वो एक्सपर्ट डकैती मास्टर है और मेरे ख्याल से ऐसे कामों में उसे हमसे ज़्यादा अनुभव है। कदम कदम पर ऐसे कामों से उसका वास्ता पड़ता रहता है। रंजन तिवारी सोच भरी निगाहों से प्रीतम वर्मा को देखता रहा। तुम्हारा कहना सही है, रंजन तिवारी ने गंभीरता से सिर हिलाया। देवराज चौहान का मुकाबला शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन वो भी इंसान है, सुपरमैन तो है नहीं। हर बार जीत ही तो उसे नहीं मिलती होगी, हारा भी होगा कभी। ऐसे में उसे डराने की हम कोशिश कर सकते हैं, और अगर देवराज चौहान से आमना सामना हो गया तो। प्रीतम वर्मा व्याकुल सा हो उठा। ऐसा नहीं होना चाहिए वर्मा, पूरी कोशिश करनी है कि देवराज चौहान के सामने हमें न जाना पड़े। हम लोग चुपके से अपना काम निकालते हैं, जासूस हैं। रिवॉल्वर जेब में होने का ये मतलब तो नहीं कि पुलिस की तरह मुकाबले पर उतर आए। रिवॉल्वर हमें अपनी सुरक्षा के लिए दी गई है। वैसे भी रिवॉल्वर हाथ में लेकर भी हम देवराज चौहान जैसे इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यह तो अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम देवराज चौहान का मुकाबला करेंगे। अगर ऐसी कोई मजबूरी आ गई तो पुलिस को खबर कर देंगे। समझ गया,
लेकिन अब टेम्पो का क्या करें? यहीं रहकर टेम्पो का इंतज़ार करेंगे। मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। यहीं रहो, खाने को कहीं से कुछ ला देता हूँ। तुमने टेम्पो वाले अमृतलाल को देखा है? नहीं। टेम्पो का नंबर क्या है? मुझे तो ये भी नहीं मालूम। कुछ देर पहले ही चूनाभट्टी थाने में फ़ोन करके मालूम किया है, टेम्पो का नंबर 2000 है। रंजन तिवारी उसके लिए खाना लाने वहाँ से जाने लगा तो वर्मा ने टोका, वहाँ बंगले वालों का क्या कहना है जहाँ केटली की बेटी कैद है? बंगले के हालात खास ठीक नहीं है। कोई देवराज चौहान और उसके साथियों की जान लेने के फेर में पड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि वो जो भी है हीरो को पाना चाहता होगा। रंजन तिवारी ने सोच भरे स्वर में कहा, मेरे ख्याल में तो केटली की बेटी की जान लेने से किसी का मतलब हल नहीं होता। जिस वजह से देवराज चौहान के आदमी जया केटली को साथ ले गए थे, वो वजह भी खत्म हो गई। वीडियो कैसेट के कारण की मालूम हो गया डकैती किसने की है। ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि वो जया को छोड़ दे, पुलिस में खबर कर दे कि जया वहाँ कैद है। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह तक देख लेते हैं कि वो लोग जया को कैद रखते हैं या छोड़ देते हैं। रंजन तिवारी गंभीर था। पुलिस ने आनन फानन बंगले की घेराबंदी कर ली तो तब जया की जान को ज़्यादा खतरा है। अभी कुछ वक्त और गुजरने दो। प्रीतम वर्मा ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। गली के भीतर वो वाला मकान है टेम्पो वाले का। आप यहीं रहिए तिवारी साहब। प्रीतम वर्मा कह उठा। उस तरफ बाजार है, मैं वहाँ से ही कुछ खा आता हूँ। रंजन तिवारी ने सहमति से सिर हिला दिया। मस्तिष्क उलझा पड़ा था टेम्पो को लेकर। दिन बीत गया, रात हो गई, रात भी गुजरने लगी। प्रीतम वर्मा कुछ दूर दीवार की ओट में खड़ी कार की पीछे वाली सीट पर नींद में था। रंजन तिवारी गली के मोड़ पर खड़ी एक कार की आड़ में दीवार के साथ नीचे बैठा था। इंतजार टेम्पो के आने का था, अमृतलाल के आने का था। क्या मालूम वो आता भी है या नहीं। रात ने यूं ही बीत जाना था। तब आधी रात से ज़्यादा का वक्त हुआ था जब गली के मोड़ के पास ही कार रुकते और देवराज चौहान नानक चंद को बाहर निकलते देखकर रंजन तिवारी सतर्क हो गया। तो देवराज चौहान टेम्पो वाले का ठीक पता पाकर यहाँ पहुँच ही गया। रंजन तिवारी ने सबसे पहले अपनी पोजीशन देखी कि उन दोनों की नज़रें उस पर पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती। वो कार की ओट में दीवार के साथ अंधेरे में बैठा था, ऐसे उसे देख पाना संभव नहीं था। रंजन तिवारी की सतर्क निगाहें उन दोनों पर टिकी रही। दोनों को कार छोड़कर गली में प्रवेश करते देखा, अमृतलाल वाले मकान के सामने ठिठकते देखा। चौकीदार के डंडे और सीटियाँ बजने की दूर से आती आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। उसके देखते ही देखते दोनों ने सावधानी से दीवार फलांगी और भीतर प्रवेश कर गए। रंजन तिवारी के होठ बिछ गए। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। देवराज चौहान और नानकचंद टेम्पो वाले के घर में ही बैठकर उसकी वापसी का इंतज़ार करेंगे। मतलब कि टेम्पो पहले उनके हाथ लग सकता है और उस मौके पर सामने जाने का मतलब है खून खराबा, झगड़ा, जिसके हक में रंजन तिवारी नहीं था। लेकिन 4.5 अरब के हीरो को पाना भी जरूरी था। यानी कि अब कुछ नहीं मालूम कि आने वाले वक्त में क्या होगा। एक ही रास्ता बचा था। इससे पहले कि टेम्पो गली में प्रवेश करे, उस घर के आगे लगे टेम्पो को गली के मोड़ पर ही रोक दिया जाए, तभी बात बन सकती है। और टेम्पो अभी भी आ सकता था और 2 दिन बाद भी। बेचैन सा रंजन तिवारी अपनी जगह से उठा और गली के मोड़ पर अंधेरे में खड़ा हो गया। देवराज चौहान के यहाँ पहुँच जाने से
उसे सफलता के चांस कम लगने लगे थे। फिर रंजन तिवारी का ध्यान बंगले की तरफ गया। सोहनलाल जगमोहन के पास वहीं हॉस्पिटल में था या नर्सिंग होम में था। देवराज चौहान और नानकचंद यहाँ थे। नानकचंद का साथी केसरिया की लाश तो वो बंगले में देख चुका था, यानी कि बंगले में इस वक्त कमरे में बंद जया केटली और वो पांचवा था जिसकी अभी पहचान नहीं हो सकी थी। यानी कि पुलिस आसानी से जया केटली को बंगले से बरामद कर सकती है और मुठभेड़ का भी कोई खतरा नहीं है। तिवारी ने मोबाइल से पुलिस को खबर कर दी कि जया केटली कहाँ पर किस बंगले पर मौजूद है, उसे जल्दी से छुड़ाया जाए। बंगले पर खास लोग नहीं है, लेकिन रंजन तिवारी उस व्यक्ति को न देख सका था जो देवराज चौहान की कार की डिक्की से निकला था, क्योंकि तब उसका पूरा ध्यान देवराज चौहान और नानकचंद पर था। अंधेरे में कुछ दूर मौजूद उस व्यक्ति की चमक भरी निगाह तिवारी पर टिक चुकी थी। इधर रंजन तिवारी ने कई बार सोचा कि प्रीतम वर्मा को कार से जगाकर अपने साथ रख ले, परंतु ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि वर्मा कुछ नींद ले ले तो ठीक रहेगा। दिन में अपना काम करने के लिए फ्रेश रहेगा और वो तब कुछ आराम कर लेगा। टेम्पो का तो भरोसा नहीं कि वो कब लौटे। रंजन तिवारी की निगाह अंधेरे में भी पूरी तरह गली में थी। देवराज चौहान और नानकचंद ने उस मकान के भीतर प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकले थे, यानी कि उसका ख्याल ठीक था कि दोनों अमृतलाल के घर में रहकर ही उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। रंजन तिवारी ने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही देर में, करीब घंटे भर में दिन का उजाला फैलना शुरू हो जाना था। तभी उसे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। लगा जैसे आसपास कोई है। रंजन तिवारी फुर्ती के साथ हर तरफ नजरें घुमाता चला गया, परंतु कोई नज़र नहीं आया। अंधेरे में उसकी नज़र दौड़ती रही, परंतु फिर कोई सरसराहट जैसी आवाज़ नहीं उभरी। वो ये भी नहीं सोच सकता था कि आवाज़ को सुनने में उसके कानों ने धोखा खाया है। उलझन में गिरे रंजन तिवारी ने पुनः गली की तरफ देखा। सब ठीक था, हर तरफ शांति थी। उसने सिगरेट निकाली, सुलगाने लगा कि एकाएक जड़ होकर रह गया। उसकी सारी हरकत रुक गई। आंखों की पुतलियां वहीं टिकी रह गई। 4-5 कदमों की दूरी पर दीवार के पास ही वो अकड़ू सा बैठा था। चेहरे पर रुमाल बंधा था। चंद्रमा की मध्यम सी रोशनी में भी उसकी वैशीपन लिए चमकती आंखें नजर आ रही थी। हाथ में दबे लंबे फल वाला चाकू का भी स्पष्ट आभास हुआ। दोनों की निगाहें मिली। लगा जैसे वक्त, समय पल ठहर गए थे। अगले ही क्षण वहीं ठहरा वक्त जैसे तीव्र रफ्तार के साथ आगे बढ़ा। चाकू हाथ में दबाए अकड़ू बैठे व्यक्ति ने फुर्ती के साथ छलांग लगाई। रंजन तिवारी कुछ समझ पाता वो उससे पहले आ टकराया। तिवारी के पांव उखड़ गए। वो नीचे गिरा, संभलने की चेष्टा की, परंतु उसी का फल चाकू हाथ में दबाए उसकी छाती का निशाना लिए वो उस पर झपटा। रंजन तिवारी समझ चुका था कि उसे छोड़ने वाला नहीं। इससे पहले चाकू उसकी छाती में घसता, तिवारी दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी और सड़क पर जा लगा और वो भी उसके करीब आ गया था। उसी पल तिवारी ने फुर्ती से दाईं टांग ऊपर की और जूते की जोरदार ठोकर उसके पेट पे मारी तो वो लुढ़ककर सड़क पर जा गिरा। तिवारी उसके चेहरे से रुमाल हटाकर उसका चेहरा देखना चाहता था। इसी सोच के साथ वो जल्दी से उठा, परंतु वो ज़्यादा फुर्तीला निकला। उससे पहले उठकर वो दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम होता चला गया। वो इतनी तेजी से भागा कि तिवारी ने उसे पकड़ने के लिए भागने का विचार छोड़ दिया, परंतु अभी तक वो हक्का बक्का ही था। कौन था उसकी जान लेने की चेष्टा करने वाला? क्यों उसकी जान लेना चाहता था?
अगले ही क्षण उसके होठ बिजते चले गए। उस बंगले पर कोई देवराज चौहान और उसके साथियों की जान लेना चाहता था। बहरहाल बाद में देवराज चौहान और नानकचंद यहाँ आ गए तो ये जो भी था वही बंगले वाला हत्यारा था। ये भी पीछे पीछे यहाँ आया, परंतु उसे यहाँ की निगरानी करते देखकर उसकी जान भी लेने पर उतर आया। क्यों? रंजन तिवारी के पास इस क्यों का जवाब नहीं था। कई पलों तक अजीब सी हालत में खड़ा रहा। उधर ही अंधेरे में देखता रहा जहाँ वो चाकू वाला भागा था। अभी तक उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि खामखा किसी ने उसकी जान लेने की चेष्टा की है। तिवारी कार में सोए प्रीतम वर्मा को जगा लाया। सारी बात वर्मा को मालूम होते ही वर्मा की हालत भी अजीब सी हो गई। कमाल है तिवारी साहब, प्रीतम वर्मा बोला। माना कि वो वही हत्यारा था जो देवराज चौहान और उसके साथियों की जान लेने के फेर में था, तो उसने आपकी जान लेने की कोशिश क्यों की? यही तो समझ में नहीं आ रहा। तिवारी ने सिगरेट सुलगाई। एक बात और भी अजीब सी है, वर्मा बोला। क्या? देवराज चौहान ने अपने साथियों के हत्यारे को पकड़ने की चेष्टा नहीं की और यहाँ आ गया? इस बात का जवाब तो देवराज चौहान ही दे सकता है। रंजन तिवारी ने कस लिया। अब क्या किया जाए? मैं कार में सोने जा रहा हूँ। सारे हालात तुम्हें बता दिए हैं। हर तरफ नज़र रखो। रंजन तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बात की पूरी कोशिश करनी है कि 2000 नंबर वाला टेम्पो आए तो उसे गली में नहीं जाने देना है। पहले ही उस पर कब्जा कर लेना है। प्रीतम वर्मा ने सिर हिलाया। और ध्यान रखना, कहीं वो हत्यारा तुम्हारी जान लेने की कोशिश न करे। वो आसपास ही न हो। मैं ध्यान रखूँगा। दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ आया था। सीमापुर से वापस आकर टेम्पो शहर में प्रवेश कर गया था। टेम्पो में माल लदा हुआ था। टेम्पो में माल लादने में देरी हो जाने की वजह से रात को सीमापुर में ही रुक गए थे और दिन निकलने के बाद आराम से सीमापुर से चले थे। उस्ताद जी पहुंच गए मुंबई, मुझे से ये कह उठा। अमृतलाल ने सिर हिलाया। वैसे तो टेम पर ही पहुँचे हैं, मुझे से पेट पर हाथ मारते हुए कह उठा। 12 बज रहे हैं। 1 डेढ़ घंटे तक पार्टी के गोदाम में माल भी उतार देंगे। तब तक तो जम के भूख लग जाएगी। भूख ज़्यादा लगी हो तो रोटी खाने का मज़ा कुछ और ही होता है। 1-2 रोटियां ज़्यादा खाई जाती है। तेरे को हर समय खाने की ही लगी रहती है। अमृतलाल ने गहरी सांस ली। उस्ताद जी, 2 ही काम है मेरे, टेम्पोदार झाड़ू पोछा करना और पेट भर के रखना। हर वक्त दोनों कामों को पूरी तरह ध्यान रखना है। अमृतलाल ने कुछ नहीं कहा। उस्ताद जी, 2-4 दिन छुट्टी दे दो, साथ में तनख्वाह भी दे दो। अपनी बहन को दे आऊँ, उससे मिल भी आऊँ और हौसला भी दे आऊँ कि उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। मुझे से ये कह उठा। उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे तो फिर दाएं बाएं से उधार मांगकर उसे काम चलाना पड़ेगा। आज देख ले, कहीं से माल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तू अपनी बहन के पास हो आना। 2 दिन में आ जाना। मैं भी 2 दिन आराम कर लूँगा। टेम्पो की धुलाई भी करवा लूँगा। अमृतलाल ने कहा। ठीक है उस्ताद जी, पर वो तनख्वाह मिल जाएगी, फिक्र नहीं कर। वो तो मुझे पतावे, तुसी गरीबादा पैसा नहीं दबाते। मुझे सी दांत दिखाकर कह उठा। उस्ताद जी, एक काम कर दो। क्या? मेरी बहन वास्ते कोई चंगा सा लड़का ढूंढ दो। बेचारी दा ब्याह भी तो करना है। मेरी नज़र में कोई लड़का नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कभी राह चल दे मिल जाए तो मेरे को बता देना। देखने में ज़रा ठीक हो, कुछ तो लंबा होना ही चाहिए।